ऑन। गुड मॉर्निंग अगेन, मैं वेद सोनी और आज की क्लास में हम सीए फाउंडेशन का पार्टनरशिप एक्ट का यूनिट 2 का लास्ट पार्ट हम कर रहे हैं, सेक्शन नंबर 31। आज मैं कुछ केस स्टडी आप लोगों से डिस्कस करूंगा बेटे, तो उम्मीद है आप लोग उसका कल की तरह अच्छी तरीके से जवाब दे पाएंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन आग की तरह तड़कता भड़कता आपकी तरफ ये रहा। ये सेक्शन है 31, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर का। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर, नया पार्टनर के बारे में बात करेगा। क्या बेटा नया पार्टनर सबकी कंसेंट के साथ आएगा या सबकी कंसेंट जरूरी नहीं है? सारे की कंसेंट, सभी बंदे एग्री होंगे तो नया घुसेगा, अदरवाइज नहीं घुस सकता, ये लो कहता है। लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्ट बना के इसको चेंज किया जा सकता है? कॉन्ट्रैक्ट में पार्टनरशिप की खास बात यही है, आप कॉन्ट्रैक्ट बना के एग्रीमेंट में कुछ भी चेंज कर सकते हो। नॉर्मल रूल क्या है भाई, नो जो भी नया आएगा सबसे पूछ के आएगा। लेकिन जब तुमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि वेद सोनी जिसको भी पार्टनर लाना चाहेगा ला सकता है, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई फिर वो अलग बात होगी, तो चलेगी कॉन्ट्रैक्ट की। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर क्या माना जाएगा? नया पार्टनर तभी आ सकता है जब सबकी कंसेंट ले ली जाए। लेकिन बेटा पार्टनर आना बड़ी बात नहीं है। मसला क्या है, नॉर्मली ऐसा होता है, नॉर्मली ऐसा होता है, इस डेट को पार्टनर आया, इस डेट को पार्टनर आया, तो अब ये बाद वाले एक्ट के लिए लायबल होगा बेटा, ये पहले के लिए भी लायबल होगा। ये बिफोर द एंटर, एंटर होने से पहले वाले काम के लिए क्या इस नए पार्टनर को लायबल ठहराया जा सकता है? बताइएगा। ये हमेशा बाद वाले काम के लिए लायबल होगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये खुद कह दे भाई साहब मैं तुम्हारी फर्म में पार्टनर बना हूं, बड़े ध्यान से समझना बेटा, बहुत गंभीर केस करा रहा हूं, मैं तुम्हारी फर्म में पार्टनर बना हूं और मैं ये कहता हूं जितने भी पुराने डेट हैं मैं उनके लिए भी लायबल होने के लिए रेडी हूं, मैं उनके लिए लायबल होने के लिए रेडी हूं। एक बंदा खुद एज्यूम कर रहा है, एक बंदा खुद आके एज्यूम कर रहा है कि भाई साहब बाद वाले डेट के लिए तो मैं लायबल हुई हूं, मैं पुराने वाले डेट के लिए भी लायबल हूं। क्या कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा जा सकता है? क्या बंदे की सहमति हो तो ऐसा हो सकता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसा हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं। कोई बंदा आ रहा है और बड़ा दिल वाला है और कह रहा है भाई साहब मेरे टाइम से पहले भी जो लाइबिलिटी थी उनके लिए भी मैं जिम्मेवार हूं, तो क्या दिक्कत है? इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं। लेकिन यहाँ केस देखना बेटा क्या है, पुराने पार्टनर थे ए बी सी, ओके सर, फर्म चल रही थी, यहां से चलती गई, इस डेट पे डी आ गया, इस डेट पे डी आया और डी के बाद बी फर्म चल रही है। डी जब इस डेट पे ज्वाइन किया तो वैसे तो कायदे से इन एक्ट्स के लिए लायबल होना था, लेकिन डी बड़े दिल वाला है, उसने आते ही क्या बोला, एबीसी को, इनके साथ एक मीटिंग करी और बोल दिया ये पुराने जो पाप पड़े हैं ना तुम्हारे, जो पुराने पाप पड़े हैं, मैं इनके लिए भी लायबल हूं। और ये ऐसा एग्रीमेंट एबीसी के साथ कर लिया। अब ध्यान सुनना, डी ने खुद आके अपनी मर्जी से पुराने डेट के लिए हाँ भर दी। अब एक क्रेडिटर है एक्स, एक क्रेडिटर है एक्स, उसको फर्म से पैसा लेना है, उसको फर्म से पैसा लेना है, उसने ए बी सी के साथ डी पे भी केस ठोक दिया। जबकि ये वो पॉइंट था, ये पहले का मामला था, पुराना मामला था, लेकिन डी ने हाँ भर रखी है चूंकि, इसलिए एक्स ने डी के ऊपर भी केस ठोक दिया। अब मेरा सवाल ये है आपसे, क्या ये क्रेडिटर पुराने टाइम के डेट को डी से रिकवर कर सकता है क्या, जब डी ने खुद हाँ भर रखी, हाँ मैं लायबल हूं? और बताओ, और बताओ, और बताओ, और बताओ। नॉर्मली प्राइमा फेसिया इसको देखने में से यही लग रहा है कि हाँ डी लायबल है, लेकिन हमारा लॉ के अंदर इसकी टेक्निकलिटी को देखते हुए 2 पॉइंट और ऐड कर रखे हैं, ध्यान सुनना। कहते भाई किस किसने हाँ भरी आपस में? हमने कहा जी जो पार्टनर है, पार्टनर ने मिलके ए बी सी डी ने एक मीटिंग करी, मीटिंग में डी भावुक हो गया या उसका दिल ज्यादा बड़ा था, उसने कह दिया यार मैं पुराने के लिए लायबल हूं। एक बात बताओ, ये पुराना कौन बंदा है? मैंने कहा एक्स। जो काम लेन देन हुआ था किस किस के बीच में हुआ था? एबीसी फर्म के अंदर और एक्स के अंदर। क्या उस टाइम पे डी था? नहीं था। सिर्फ डी का हां भर देना, सिर्फ डी का हां भर देना कि हां, ध्यान सुनो बेटा, सिर्फ डी का हां भर देना कि हां मैं लायबल हूं पुराने वाले डेट के लिए, इप्सो फैक्टो ऑटोमेटिकली एक्स को कोई राइट नहीं देता, एक्स को कोई राइट नहीं देता कि वो जाके सीधा डी के ऊपर केस करे, डी के ऊपर स्यू करे, उससे पैसा रिकवर करे। मैंने कहा क्यों? उसने हां भरी तो। कहता सिर्फ हां भरने से काम नहीं चलेगा। मैंने कहा फिर क्या होगा? कहता जब ए बी सी डी बात कर रहे थे उस टाइम पे एक्स को भी बुला लो,
मतलब क्रेडिटर को साथ बिठाओ। अरे भाई, जब कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में हो रहा है तो इसकी अब्सेंस में थर्ड पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट की लायबिलिटी कैसे ले सकती है? वो एक्स के साथ डीलिंग तो एक्स के साथ हुई थी ना। तो जब आपको कुछ ऐसा करना है ना, तो इस क्रेडिटर को साथ बिठाओ। मतलब ए बी सी डी की मीटिंग में क्रेडिटर एक्स को भी बिठा लो, और उसके बाद अगर ये सारे सहमत होते हैं, उसके बाद एक्स डी पे केस कर सकता है। लेकिन जब क्रेडिटर मीटिंग में आया ही नहीं और डी सिर्फ आपस में ये लोग हाँ भर रहे हैं, आपस में लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो क्रेडिटर को कोई राइट नहीं मिलता कि वो नए पार्टनर पे केस करे। वो पुराने पे केस कर सकता है, डी उसके लिए लायबल नहीं माना जाएगा। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, कोई पार्टनर नया आया है, जैसे हमारे केस में डी, लेकिन मैं कह देता हूं वेद सोनी एक नया पार्टनर आया है। ये पुरानी फर्म थी, वेद सोनी बड़े दिल वाला है, आते बोल दिया पुराने कर्म कांडों के लिए मैं लायबल हूं। जैसे ही मार्केट में लोगों को इस बात का पता लगा कि वेद सोनी आ गया है, उन्होंने फटाफट, वेद सोनी के पास पैसे बहुत ज्यादा थे, इसके ऊपर केस ठोकने स्टार्ट कर दिए, पैसा दो पैसा दो पैसा दो। अब तुम्हें आंसर देना है, जब ये मैंने हाँ भरी थी उस टाइम पे कोई क्रेडिटर मीटिंग में नहीं बुलाया गया, क्या ये क्रेडिटर के पास ऑटोमेटिकली राइट आता है वेद सोनी के ऊपर डायरेक्ट केस करे? यस और नो? वेद सोनी इन पुराने पापों के लिए लायबल हो गया, वो खुद कह रहा है, लेकिन फिर भी इनके पास इप्सो फैक्टो, वर्ड देखो लेटिन क्या है, इप्सो फैक्टो, ऐसा कोई राइट नहीं आएगा। हाँ, ये वेद सोनी पर केस ठोक सकते हैं, कब? जब मीटिंग में, बोलना जरा, जब मीटिंग में, मजा आ गया, दिल जीत लिया। आज तुमने मेरा दिल जीत लिया बेटी। 31 का एक गंभीर केस है। हाँ जी बेटा। हाँ 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 बेटा, बोलना एक बार, पेमेंट। हाँ हाँ, मैं देख बात बताता हूँ, इसने जो बात पूछी बेटे ने सही पूछी है। वेद ने एक बार बड़ा दिल दिखा के हाँ भर दी, क्रेडिटर ने केस ठोक दिया। अगर वेद केस करने से पहले पैसे दे देता तो कोर्ट में मामला गया ही नहीं। ये मामला पता है कब आया है? वेद ने हाँ तो भर दी, और जब इन्होंने केस ठोक दिया इसके ऊपर पैसे लेने के लिए, ये मामला कोर्ट में पहुंचा होगा, तो फिर कोर्ट ने डिसीजन दिया था क्या? भाई साहब, आप मीटिंग में गए नहीं थे, ये थर्ड पार्टी थी, कॉन्टेक्ट आपके साथ हो रखा था। तो अगर ये चीज कब ऑपरेटिव होती, ये चीज जब ऑपरेटिव होती जब आप मीटिंग में होते, इसलिए आप वेद सोनी से कोई चीज रिकवर नहीं कर सकते। अगर वेद सोनी अपने आप ही देने के लिए रेडी है और दे भी रहा है, तो केस तो आया ही नहीं है। डिस्प्यूट कहाँ आया दोस्त? डिस्प्यूट आया ही तब जब हाँ भर के इस बंदे ने मना कर दिया, तो रास्ता कोर्ट का पकड़ा, फिर कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसी को लो बनाया गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? उत्तर समझ में आई? ओके बेटा, अब जरा ध्यान सुनिएगा, सेक्शन नंबर 30। हाँ बेटा। आपकी आवाज कट गई बेटा, दोबारा बताऊं? डी के ऊपर केस कर सकते हैं। हाँ बेटा, मैं आपको बता देता हूँ, पार्टनर पार्टनर के ऊपर तो बेटा केस कर ही नहीं सकते, इनकी लाइबिलिटी कंबाइन लाइबिलिटी होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। यहाँ दिक्कत किसकी है? क्रेडिटर, बाहर वाले बंदा इस बंदे से पैसा मांग रहा है। और मजे की बात है, जब कोर्ट कह रही है जब इसको मांगने का राइट नहीं है, तो तुम्हारे पास कैसे आ गया? अब मैं इसका एक रिवर्स केस करा रहा हूं, उसको देखना, फिर तो आपकी चीजें जो आप पूछ रहे हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। आपसे मैं पूछ रहा हूं, अगर किसी पार्टनर को बाहर जाना है, रिटायर होना है, तो सबसे पूछ के जाना पड़ेगा या किसी भी टाइम निकल सकता है? बताओ। सही बात है भाई, कंसेंट चाहिए सभी बंदों की, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। लेकिन बेटे आपने एक ऐसी पार्टनरशिप भी पढ़ी है, पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल, जहां वो नोटिस दे के चला जाता है सभी को और किसी भी टाइम अपने वहां से बाहर निकल सकता है। अगर पार्टनरशिप एट विल है, तो नोटिस टू ऑल द पार्टनर को देके वो बंदा वहां से बाहर जा सकता है। बिल्कुल सर। सर एक चीज बताओ, जब कोई बंदा बाहर, अब मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, सर ये पार्टनरशिप चल रही थी चल रही थी चल रही थी चल रही चल रही थी, यहाँ पे वो बंदा बाहर चला गया, मतलब रिटायर हो गया, छोड़ के चला गया, डेथ हो गई, वट एवर कुछ भी हो गया, यहाँ के बाद वो पार्टनर नहीं है। सर क्या वो पुराने कर्म कांड के लिए लायबल था, लायबल है और लायबल रहेगा पुराने कांडों के लिए? फटाफट बताओ। पर क्या कॉन्ट्रैक्ट में जब वो रिटायर हुआ, क्या कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा हो सकता है? जब वेद सोनी, मान लो वेद सोनी यहाँ रिटायर हो रहा था, और इसमें और पार्टनर कौन है? एक पार्टनर गुरमीत है और एक पार्टनर मानसी है। मानसी एंड गुरमीत जब यहां से निकलने लगा तो रोने लगे, कहते सर आपके बिना कुछ नहीं है, आपके बिना कुछ नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी तो मैं तुम्हारे पुराने कर्म कांडों के लिए तो लायबल हुई। तो इन्होंने कहा सर एक बार काम करते हैं, हम एग्रीमेंट कर लेते हैं मिलके बैठ के।
आप आज यहां से जा रहे हो, आप आज यहां से जा रहे हो, पिछले किसी भी लाइबिलिटी का आपसे कोई लेना देना नहीं, हम लिखित में एग्रीमेंट कर लेते हैं। जिस दिन आप गए, जिस दिन आप गए बाद वाले काम के लिए तो आप लाइबल वैसे भी नहीं है, क्योंकि आप काम ही नहीं कर रहे। पुराने कामों के लिए लोग कहता आप लाइबल हो, लेकिन एग्रीमेंट में अगर ये बंदे खुद से ये चीज कर लेते हैं कि सर आप फ्री कर दिए गए, फ्री कर दिए गए, तो क्या वेद सोनी वास्तव में फ्री हुआ, या यहां पे भी क्रेडिटर को साथ में लेना जरूरी है? फटाफट बताओ बेटा। आया ना मजा? आया मजा? आया मजा? अगर ये बंदे इकट्ठे बैठ के शाम को बैठ रहे, पार्टी कर रहे, गुरमीत मानसी क्या बोलते हैं, सर आप फ्री। मैंने कहा किससे? कहते पुरानी सारी लाइबिलिटी से आप फ्री। कोई क्रेडिटर है एक्स, कोई क्रेडिटर है एक्स, इसका पैसा रिकवर नहीं हुआ, इसने वेद सोनी से पैसा मांगा, कहता वेद सोनी भाई पैसे दे, तू तो फर्म छोड़ के चला गया, लेकिन वो डेट तो तेरे टाइम का है, पैसे दे। तो वेद सोनी क्या बोलता है, तुझे पता नहीं हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हो रखा है? तो एक्स बोलेगा कौन सा एग्रीमेंट हो रखा है? हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हो रखा है कि मैं पुरानी चीजों के लिए लायबल नहीं हूं। तो एक्स क्या बोलेगा, मुझे बुलाया था उसमें, मैंने हाँ भरी थी उसमें। फिर हरामजादे तू कैसे में कह सकता कि तेरे पैसे नहीं मिलेंगे? पैसे तो देने पड़ेंगे। इट मींस ये केस भी तभी ऑपरेटिव है, ये केस भी तभी ऑपरेटिव है जब किसको साथ बिठाया गया हो, किसकी सहमति ली गई हो। बेटा 31 32 दोनों रिवर्स केस हैं। उसमें किसी चीज की हां भर रहा था, इसमें किसी चीज का त्याग हो रहा है। लेकिन किसी लाइबिलिटी की हां भरना या त्याग करना जब तक पॉसिबल नहीं है, जब तक सामने वाले को भी साथ ना बिठा दिया जाए। अब ऐसा ऐसा केस अगर पेपर में आएगा तो क्या आप कर सकते हैं या नहीं कर पाओगे? मजा। सेक्शन नंबर 33। आज थोड़े से बेटे सेक्शन सारे गंभीर है, मैं क्या करूं, सभी के अंदर समझने का मामला है। एक बात बताओ, क्या किसी पार्टनर को एक्सपेल किया जा सकता है, निकाला जा सकता है? एक्सपल्सन, एक्सपल्सन के लिए कोई एक ही बंदा निकाल सकता है, मेजोरिटी होनी चाहिए? पार्टनर देखो, एक राहुल है, एक गुरमीत है, एक मानसी है, और ये वेद सोनी है। ये चार पार्टनर बेटे, वेद सोनी तीनों इकट्ठे हुए। मैं ठीक ठाक काम कर रहा हूं, टाइम से आता हूं, टाइम से जाता हूं, सही काम कर रहा हूं। तीनों इकट्ठे हुए, राहुल गुरमीत मानसी, कहते ओए बाहर निकल। मैंने कहा क्यों? कहते बाहर निकल। मैंने कहा क्यों? कहता हम तेरे को एक्सपेल कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों भाई? कहता है एक्सपेल करने के लिए मेजोरिटी होनी चाहिए, हमारे पास क्या है? मेजोरिटी। तू क्या है, अकेला बाहर निकल यहां से। बेटा इन्होंने 1 मिनट में मेरी बोरी बिस्तर उठा के बाहर फेंक दिए, क्या ये जायज है? मेजोरिटी है सर, मेजोरिटी है सर, मेजोरिटी गई भाड़ में। अरे मेरा कोई कसूर तो बताओ। इसका मतलब मेजोरिटी के साथ साथ एक चीज और भी होनी चाहिए, क्या? गुड फेथ। किसी बंदे को निकालना है तो क्या होना चाहिए? गुड फेथ में निकाला जा सकता है, रीजन होना चाहिए उसके लिए। ये बंदा फर्म को नुकसान कर रहा था, ये टाइम से काम नहीं कर रहा था, ये मिसकंडक्ट कर रहा था, ये गड़बड़ कर रहा था, तो निकालिए साहब। बिना गुड फेथ के वेद सोनी को हाथ भी लगाया तो हाथ काट दिया जाएगा साहब। ठीक है जी। इसका मतलब सर, अब अगर अब किसी बंदे को एक्सपेल करना है तो एक्सपेल करने में सिर्फ मेजोरिटी नहीं चाहिए, 3 चीजें चाहिए। सर 3 चीजें देखो, कौन सी कौन सी? फर्स्ट, तुम्हारी पार्टनरशिप डीड में इस पावर का जिक्र किया गया हो, पार्टनरशिप डीड तुम्हें ये पावर देता हो एक्सपेल करने की, रिमूव करने की। ओके सर। दूसरा, जब भी जिसको भी निकालोगे, जब भी निकालोगे, जिसको भी निकालोगे, गुड फेथ के साथ निकाल सकते हो, बिना गुड फेथ के निकाल नहीं सकते। ओके सर। जिसको भी निकालोगे उसको पहले नोटिस देना जरूरी है, बिना नोटिस दिए निकाल नहीं सकते। और चौथा पॉइंट, जब तक सामने वाला अपना पक्ष क्लियर ना कर दे, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। नाम सुन रखा आपने? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड। निकालने से पहले उसको कहने सुनने का मौका दिया जाएगा। अगर ये सारी कंडीशंस पूरी नहीं होती और तुमने उठा के जबरदस्ती वेद सोनी को बाहर फेंक दिया, तो तुमने बाहर फेंका है वेद को। वेद तो अंदर आएगा, कौन लेके आएगी? कोर्ट लेके आएगी। फटाफट बताएं बेटा, किसी बंदे को एक्सपेल करना है तो कौन सी 4 चीजें होनी चाहिए? फटाफट बोलो। फर्स्ट, पावर होनी चाहिए। दूसरा, गुड फेथ होना चाहिए। तीसरा, नोटिस देना जरूरी है। चौथा, ओबीएच होना चाहिए। मजा आ गया, एक्सपेल का टॉपिक क्लियर हो गया दमादम। सेक्शन नंबर 34, सेक्शन नंबर 34 और सेक्शन नंबर 35 दोनों लगभग एक जैसे हैं। सर कैसे? एक में बंदा हो रहा है दिवालिया, दिवालिया को बोलते बेटा इंसॉल्वेंट। ओके सर। और एक में हो रही है बंदे की डेथ, एक में हो रही बंदे की डेथ। दोनों केस में फर्म का नॉर्मली अगर पार्टनर ना चाहे तो किसी, जैसे ही बंदा कोई एक दिवालिया होता है या किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फर्म डिसॉल्व हो जाता है, फर्म डिसॉल्व हो जाती है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जहां पार्टनरशिप टूटी है, और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। बेटा इन दोनों में फर्क है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में फर्क होता है। बड़े डिटेल में समझेंगे, आज ही समझेंगे, कोई ज्यादा दूरी की बात नहीं है। इसके ऊपर मैं पूरी चर्चा करूंगा आपके साथ।
सर जब कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है तो क्या वो मेंबर है? पहली बात, वो फर्म का मेंबर नहीं रहा, पार्टनर नहीं रहा, पार्टनर बोलना चाहिए, सॉरी मेंबर नहीं बोलना चाहिए। अब वो पार्टनर नहीं रहा, जिस दिन उसके दिवालिया होने का ऑर्डर आ गया, एजुकेट कर दिया गया ये बंदा अब इंसॉल्वेंट हो चुका है, उस दिन के बाद से वो पार्टनर नहीं रहा, नहीं रहा, नहीं रहा। ओके सर। सर क्या उस पार्टनर की जो प्रॉपर्टी है फर्म में, जो उसका प्रॉपर्टी में हिस्सा है, क्या उसको फर्म डेट के लिए यूटिलाइज कर सकती है? डेट के लिए यूटिलाइज कर सकती है? जी नहीं। जैसे ही कोई पार्टनर बेटा इंसॉल्वेंट हो जाता है, जैसे ही कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, उसका सारा प्रॉपर्टी, हिस्सा, शेयर उसके ऑफिशियली असाइनी या लिक्विडेटर उसके पास या ऑफिशियल रिसीवर के पास चला जाता है। अल्टीमेटली मैं 4 पॉइंट बोलूंगा, धीरे धीरे आप सुनते चले जाना। पहली चीज, वो आगे से अब पार्टनर नहीं रहा, अब वो पार्टनर नहीं है। सर वो कब से पार्टनर नहीं है? सर पहले तो वो पार्टनर था, जी उस दिन से पार्टनर नहीं माना जाएगा जिस दिन से दिवालिया का ऑर्डर आ गया। सर सर अब क्या होगा? अब जिस दिन ये हुआ है, ये दिन नोट कर लो, जिस दिन वो दिवालिया बना है, जिस दिन वो दिवालिया बना है, उसके बाद के जितने भी कर्मकांड होंगे, बाद के जितने भी कर्मकांड होंगे, क्या वो उन चीजों के लिए लायबल है? बताओ भाई फटाफट, क्या वो उन चीजों के लिए लायबल है? लायबल नहीं है। अच्छा, इसके बाद उसने पर्सनल लेवल पे कोई और कांड कर दिया इस तारीख के बाद, क्या उसके लिए फर्म लायबल है? नो सर, ना फर्म लायबल ना पार्टनर लायबल। सर नॉर्मली जैसे ही कोई बंदा दिवालिया होता है तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के साथ साथ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म भी होता है। बिल्कुल उस टाइम पे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म भी हो जाता है, फर्म बिखर जाती है, फर्म डिसोल्व हो जाती है, लिक्विडेट हो जाती है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट चाहे तो, अगर एग्रीमेंट में पार्टनर चाहे तो इसी फर्म को सक्सीड कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्टीमेटली आपको इस दिवालिया वाले पॉइंट में मुझे एक ही बात समझाना था, जिस दिन वो दिवालिया हो जाए, जिस दिन वो दिवालिया हो जाए, उसके बाद के कर्म कांड के लिए वो बिल्कुल भी लायबल नहीं होता। यहां तक के हिस्से के लिए भी उसको मजबूरी में उसको पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि इसकी सारी प्रॉपर्टी चली जाती है एक बंदे के पास। उसका नाम बताओ, क्या नाम है? ऑफिशियल लिक्विडेटर भी कह सकते हैं, ऑफिशियल रिसीवर भी कह सकते हैं, ऑफिशियल असाइनी भी कह सकते हैं। अब मैं आपसे एक सेम बात एक और पूछता हूं, यहां पे आके किसी बंदे की डेथ होगी, यहां पे आके किसी बंदे की डेथ होगी, इसके बाद के कर्मकांड के लिए क्या वो लायबल है? क्या वो अभी भी पार्टनर है? वो पार्टनर नहीं रहा। जो इंसॉल्वेंसी की पोजीशन थी वही डेथ की पोजीशन है, डेथ की पोजीशन के बाद भी फर्म डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है डेथ के बाद डिसॉल्व नहीं होगी, तो पार्टनर चाहे तो इस फर्म को यूं की यूं आगे चला सकते हैं। लेकिन अगर फर्म में पार्टनर ही दो थे, अगर फर्म में पार्टनर ही दो थे और उनमें से एक मर गया, तो बेटा अब बताओ, आप फर्म कंपल्सरीली डिसॉल्व होगी या नहीं होगी? क्यों बताओ, क्यों क्यों? पर कम से कम एक पार्टनर तो होना ही चाहिए ना, और दो थे बेचारे, एक चला गया, अब क्या बचा? राम नाम सत्य। ओके सर, हम बेटा आखिरी सेक्शन पे जा पहुंचे, कुछ भी नहीं बचा है चैप्टर के अंदर, सेक्शन नंबर 36। मुझे आप बताना। हाँ बेटे। लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास बेटा, सेक्शन नंबर 36। मैं दावा कर सकता हूं ये सेक्शन एक बार में समझ में किसी को भी नहीं आता तो आपको भी नहीं आएगा। पहले इसको सुनने का प्रयास करना, फिर तुम्हारी प्रॉब्लम आएगी, मैं इसको दूर करूंगा। मसला क्या है? मसला देखिएगा एक बार जनाब। एक बंदा जा रहा है, इस डेट पे रिटायर हो गया, चला गया। तो बेटा जब कोई बंदा जाता है तो तुम बताओ, क्या उसका हिसाब होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मतलब सर हिसाब का मतलब है सर उसके अकाउंट सेटल करो, उसका कितना हिस्सा बनता है वो अकाउंट सेटल करो, और अकाउंट सेटल करने के बाद उसकी पेमेंट करो। जाहिर है सर, बिल्कुल सही बात है। अरे इस डेट पे वेद सोनी छोड़ के तुम्हें चला गया, वेद सोनी छोड़ के चला गया, तुमने वेद सोनी का ना तो अकाउंट सेटल करे, ओके सर, ना वेद सोनी का तुमने पेमेंट करी, ना पेमेंट करी, ना मेरे अकाउंट सेटल करे। और मजे की बात है, इस डेट पे मैं पार्टनर नहीं हूं, अब मैं कुछ भी नहीं हूं और मेरे को निकाला जा चुका है। लेकिन मैंने देखा वो फर्म आज भी वेद सोनी का नाम यूज कर रही है, वो फर्म आज भी वेद सोनी का नाम भी यूज कर रही है, और मेरा हिसाब नहीं किया है तो मेरी प्रॉपर्टी जो भी थी वहां पे, उस प्रॉपर्टी को भी आज भी यूज किया जा रहा है। मेरे को क्या मिला? ठन गोपाल, ना मेरे अकाउंट सेटल हुए, ना मेरे को पैसा दिया गया, आज भी मेरा नाम लेके काम हो रहा है, आज भी मेरी प्रॉपर्टी को यूज किया जा रहा है, और वैसे मुझे पार्टनर मान नहीं रहे, मेरे को निकाला जा चुका है। फटाफट बताओ, अब मेरे साथ कोर्ट क्या न्याय करेगी? क्या मेरे निकलने के बाद फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट में मुझे हिस्सा मिलेगा?
कोर्ट कहती है वेद सोनी तू नाराज मत हो, तेरे को हम ऑप्शन दे रहे हैं। मैंने कहा खाली ऑप्शन नहीं, मुझे कुछ भरा ऑप्शन चाहिए। कहते हैं भरा ऑप्शन दे रहे हैं तेरे को ऑप्शन, दिल करे तो प्रॉफिट में से हिस्सा ले ले। मैंने कहा ठीक, और दिल करे ना, दिल करे तो तेरा जितना हिस्सा बनता था प्रॉपर्टी में उस हिस्से की वैल्यू निकाल के उसके ऊपर इंटरेस्ट ले ले। अभी वेद सोनी को ऑप्शन दिया गया है, कब? अगर वेद सोनी के साथ कोई दुर्दांत व्यवहार किया जाता है, उसको पार्टनर नहीं मान रही, ना उसके अकाउंट सेटल किए, ना उसको पेमेंट करी, आज भी उसका नाम यूज कर रहे हैं, आज उसकी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, तो कोर्ट वेद सोनी को ऑप्शन देती है क्या? बेटे रो मत, तेरे जाने के बाद उन्होंने हरामखोरों ने जितना भी प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट में से तेरे को तेरा जितना परसेंटेज बनता है तेरे को हिस्सा दिलाया जाएगा। मैंने कहा नहीं चाहिए हिस्सा, नहीं चाहिए हिस्सा। तो कहता फिर एक काम कर, जितना तेरा टोटल हिसाब किताब बनता है वो फर्म पे एज डेट माना जाएगा। वो फर्म के लिए क्या बन गया? वो फर्म के लिए डेट बन जाएगा। अब तेरे को उस हिस्से के ऊपर इंटरेस्ट दिलाया जाएगा। मैंने कहा कितना इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट? कहता 6% इंटरेस्ट तो कम से कम हम तेरे को दिला ही देंगे। क्या बेटा आपको सेक्शन नंबर 36 समझ में आ गया? पक्की बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 36 भी कवर, 36 भी कवर, 37। सर कितने सेक्शन कराओगे, कितने सेक्शन कराओगे? बेटा लास्ट रहेगी दो, एक सेक्शन 37, एक पित्तुसा, और एक सेक्शन 38। बधाई होगी, ये यूनिट हमारी खत्म हो जाएगी। 37 के अंदर जो बातें मैंने 36 में बोली हैं उसी की मैं बात करूंगा, लेकिन ध्यान से सुनना, वो बात थोड़ी सी अलग है। एक चीज बताना बेटा सोच के, क्या जब वेद सोनी यहां से गया था तो क्या अपना हिस्सा बेच के गया था इनको? फटाफट बताओ, क्या अपना हिस्सा बेच गया था? नहीं बेचा था। मैंने क्या बोला था? मेरा अकाउंट सेटल करके मेरा हिस्सा दे देना, मेरा जो बाटे आए मेरा हिस्सा दे देना। एक केस और भी तो हो सकता है, फर्म चल रही थी, चल रही थी, चल रही थी, चल रही चल रही थी, इस डेट पे वेद सोनी ने रिटायर हो गया, और रिटायर होके बोल दिया भाई मेरा जो भी हिस्सा बनता है ना वो मैंने तुम्हें बेच दिया, मैंने तुम्हें वो हिस्सा बेच दिया, उसके बदले मेरे को क्या दे दो? पैसे दे दो, उसके बदले मेरे को पैसे दे दो भाई, मैंने मेरा हिस्सा तुम्हारे नाम कर दिया। 3 बंदे थे, ए बी सी, सी निकल गया, और सी जाने से पहले अपना हिस्सा बेच देता है किसको? ए बी को। अब ए बी ना तो उसके अकाउंट सेटल कर रहे और ना उसको पेमेंट कर रहे, ना तो उसके अकाउंट सेटल कर रहे ना उसको पेमेंट कर रहे। ये रोता रोता कोर्ट में गया। कोर्ट बताओ अब की बार इसको क्या देगी? क्या अब की बार इसको प्रॉफिट में से हिस्सा देगी या इसको इंटरेस्ट दिलाया जाएगा, या दोनों चीजों का ऑप्शन मिलेगा? फटाफट बताओ। शाबाश, जिस बच्चे ने आंसर दिया दिल जीत लिया। सर अब इसको प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिल सकता। सर क्यों? इसने अपना हिस्सा बेच दिया है, बेचने के बाद वो चीज फर्म के लिए डेट बन जाती है, और डेट के ऊपर प्रॉफिट नहीं मिलता, डेट के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है। सर फिर यहां क्यों था? यहां क्यों था? यहां हिस्सा बेचा नहीं था। तो 36 सेक्शन के अंदर कोर्ट आपको ऑप्शन देगी, दिल करे तो ले लो प्रॉफिट, दिल करे तो ले लो इंटरेस्ट। बट 37 में जब आप अपना हिस्सा बेच के चले जाते हैं और टाइम से आपको पेमेंट नहीं करी जाती तो वो चीज फर्म के ऊपर डेट मान ली जाती है, और उसके बदले में आपको प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा साहब, आपको इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी जाएगी। क्या आपको ये बात समझ में आ गई बेटे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट बट नॉट लिस्ट, सेक्शन 38 यूनिट 2 का लास्ट सेक्शन। सर ये क्या बोलता है? ये गारंटी की बात करेगा। शायद तुमने गारंटी के बारे में कुछ ना सुन रखा हो, तो मैं बता देता हूं तुम्हें गारंटी क्या है। मान लो बेटा राहुल है और गुरमीत है, इन दो बंदों ने मिलके एक पार्टनरशिप फर्म बनाई। पार्टनरशिप फर्म बना ली, ओके सर। साहिल एक और बंदा है, मेरा स्टूडेंट है, ये साहिल के पास कोई सामान उधार लेने के लिए जाते हैं, सामान उधार लेने के लिए जाते हैं। साहिल का मान लो बेटा पेंट का काम है, पेंट की सारी चीजें, बाल्टी वाल्टी सब सारा सामान ये रखता है। राहुल गुरमीत इसके पास सामान लेने के लिए जाते हैं, 50,000 रुपए का माल निकलवा लिया, और माल निकलवाने के बाद इसने उधार, ये कहते भाई साहब उधार कर लो, 7 दिन के बाद पेमेंट कर देंगे। तो साहिल कहता शक्ल देखी तुम्हारी, दोनों शक्ल से भुखड़ लग रहे हो, ना जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान, कैसे दे दूंगा 50,000 रुपए का माल उधार, भाग यहां से। तो ये फिर रोते रोते बोले हम वेद सर को बताएंगे। क्या बोलेंगे? हम वेद सर को बताएंगे। तो साहिल बोला तुम वेद सर को जानते हो? इसने कहा हम वेद सर को जानते हैं। तो साहिल ने कहा मैं भी तो वेद सर से पढ़ा हुआ हूं। फिर साहिल ने को एक ऑप्शन देता है, अगर तुम वेद सर से बात करवा दो ना, वेद सर से बात करवा दो तो मैं तुम्हें माल उधार में दे दूंगा। तो गुरमीत फोन करता है वेद सोनी सर को। अब वेद सोनी सर बड़े दिल वाले हैं, सर मैं इस दुकान पे उधार लेने के लिए खड़ा था, ये बंदा मेरी उधार नहीं कर रहा, और ये आपका भी स्टूडेंट रहा है, सर अगर आप एक बार इसको विश्वास दिला दो तो हमें माल उधार में मिल जाएगा। मैंने कहा बात करा मेरी। अब साहिल ने फोन पकड़ा, और साहिल को फोन लेते मैंने कहा बेटे क्या हाल है? ठीक ठाक। ये गुरमीत मेरा ही स्टूडेंट है, मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, तू चिंता मत कर। तो ये जितना माल का, ये तो 50,000 की बात है, जितना माल का बेटा उठवा दे, उठवा दे। साहिल बोला सर उठवा तो दूं, उठवा तो दूं, कल को अगर इसने पैसे नहीं दिए ना तो पैसे आपसे लूंगा।
अरे मैंने कहा चिंता मत कर मेरी जान, वेद सोनी तेरे लिए लायबल है, अगर ये पैसे ना दे तू मेरे पास फोन कर दियो, शाम तक तेरे पैसे पहुंच जाएंगे। आप मुझे बता सकते हैं गारंटर कौन है? गारंटर वेद सोनी। आप मुझे बता सकते हैं प्रिंसिपल क्रेडिटर कौन है? साहिल। आप मुझे बता सकते हैं प्रिंसिपल डेटर कौन है? गुरमीत एंड राहुल। अल्टीमेटली कह सकता हूं फर्म। तो वेद सोनी ने इस फर्म के लिए गारंटी दे रखी है, वेद सोनी ने इस फर्म के लिए गारंटी दे रखी है भाई साहब। लेकिन एक बात बताओ, अगर कल कोई इस फर्म में कुछ चेंज होता है, मतलब राहुल गुरमीत दो नए पार्टनर को ले आए, कोई पार्टनर छोड़ के चला गया, कुछ भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्या वेद सोनी फ्यूचर के लिए भी गारंटी, फ्यूचर के लिए भी गारंटर माना जाएगा, या उसकी गारंटी उस डेट तक ही थी और जैसे चेंज हो जाएगा उसकी गारंटी रिवोक हो जाएगी? हमारा लॉ बोलता है जब तक फर्म में चेंज नहीं आया था वेद सोनी लायबल था। लेकिन अगर फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज होता है, नए बंदे आते हैं, तो वेद सोनी विश्वास थोड़ी ना करेगा नए बंदों पे, तो वो वहां तक ही लायबल ठहराया जाएगा जब तक फर्म ज्यों की त्यों थी। जैसे ही कुछ चेंज आता है और वेद सोनी इस चेंज पे एग्री नहीं करता है, तो उसकी गारंटी ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक फ्यूचर की ट्रांजैक्शन के लिए रिवोक हो जाएगी, फ्यूचर की ट्रांजैक्शन के लिए रिवोक कैंसिल हो जाएगी और वो बाद के लिए लायबल नहीं रहेगा। मैं एग्जांपल बना के दिखाता हूं, फटाफट देखिएगा। हाँ बेटा। हाँ जी, वही तो कह रहा हूं बेटे। तुम गए साहिल के पास दुकान पे सामान लेने के लिए, इसने मना कर दिया, वेद सोनी गारंटी दे दी, उस दिन तुमने 50,000 रुपए का माल लिया, 50,000 का माल लिया, कल को गुरमीत पेमेंट ना करेगी तो क्या साहिल वेद से रिकवर कर सकता है? यस सर, क्योंकि वेद ने क्या दे रखी है? गारंटी दे रखी है। नेक्स्ट केस, गुरमीत राहुल ने दो बंदे और ऐड कर लिए, एक वंश आर्या को ऐड कर लिया, एक साहिल मक्कड़ को ऐड कर लिया, दो बंदे और ऐड कर लिए, दोनों एक नंबर के आवारा भी हैं, छिछोरे भी हैं, जो बिल्कुल पढ़ाई में डफर और पूरी मार्केट जिन्होंने खराब कर रखी है। मेरे से बिना पूछे तुमने ऐसा कर लिया, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन चेंज। तुमने यहां से 1 लाख रुपए का माल और उठा लिया उधार, 50,000 का तो दिया ही नहीं था अब तक, 1 लाख का माल और उठा लिया। साहिल ने भी मेरे से नहीं पूछा, जब 1 लाख का माल उठा लिया और तुम तो आवारा थे, तुमने पेमेंट नहीं करी, तो साहिल मेरे पास फोन करता है, वेद सोनी सर 1 लाख रुपए तो बाद के और 50,000 रुपए पहले के। मैंने कहा 50,000 की तो बात मेरे सामने आई थी, ये 1 लाख कौन से हैं? कहता है दो बंदे और नए पार्टनर थे, वो भी उधार करा के लेके गए हैं। मैंने कहा फिर मैंने सारा देश का ठेका ले रखा है, गारंटी ले रखी है मैंने। जैसे ही तुम्हारी फर्म के अंदर, इस फर्म के अंदर रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, चेंज हुआ था, उन बंदों ने ना मुझे इन्फॉर्म किया ना आपने इन्फॉर्म किया, और जब इन्फॉर्म नहीं करते बेटे तो मेरे पास भी एक राइट होता, लो तो मैं ही पढ़ाता हूँ क्या? मैं वहां तक ही लायबल था जहां तक फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ था। मतलब मैं इस 50,000 के लिए तो लायबल हूं बेटे, इस 1 लाख के लिए मैं लायबल नहीं हूं। क्या सभी बच्चों को केस समझ में आया? पक्का? बधाई हो, यूनिट 2 कंप्लीट हो गई है। यूनिट 2 कंप्लीट हो गई है। 5 मिनट का एक शॉर्ट ब्रेक है। यूनिट 3 में सिर्फ 3-4 पेज ही हैं और मैं वो भी कराऊंगा। आप रोएं, पीटें, हंसें, मरें, आई डोंट केयर। 5 मिनट में लिंक आपके पास आ रहा है। जय हिंद, जय भारत। एंड एंड एंड